हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने जो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक स्टार्ट किया था 12th में, उसमें रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है इसके बारे में हम जान चुके हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से कारकों से वो बदल सकता है, ये बात हमने सीखी है। जिसमें सबसे पहला कारक जो हमने डिटेल से पढ़ा है वो सांद्रता का अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो आज हम बात करने वाले हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग को, कोई भी रिएक्शन चल रही है, वो एक पर्टिकुलर स्पीड से चल रही है, उस रिएक्शन की रेट को टेम्परेचर से भी चेंज कर सकते हैं क्या, और टेम्परेचर से अगर हम चेंज कर सकते हैं तो वो किस प्रकार से चेंज होते हैं, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि जब आप टेम्परेचर के इफेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक थ्योरी समझनी होगी, और वो थ्योरी है कोलिजन थ्योरी, संगठ्य सिद्धांत। तो संगठ्य सिद्धांत पहले हम समझते हैं थोड़ा सा, फिर हम टेम्परेचर के इफेक्ट पे आएंगे। देखो, संगठ्य सिद्धांत क्या है? कोई भी गैसियस रिएक्शन, ये स्पेशली गैसियस रिएक्शन पर एप्लीकेबल है। कोई भी गैसियस रिएक्शन जब होगी तो वो गैसियस रिएक्शन जब हो रही है तो उस रिएक्शन के होने के पीछे कौन कौन से रीजन हैं, उन रीजन को बताने के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया, एक पोस्टुलेट दिया गया, जिस पोस्टुलेट या कॉन्सेप्ट को कोलिजन थ्योरी या संगठ्य सिद्धांत कहा जाता है। क्या है, मैं स्टार्ट करता हूं तो जुड़े मेरे साथ आप लोग। देख, सपोज हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स फिल कर रखे हमने। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये बना देता हूं यहां से, ये कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में स्टेशनरी कंडीशन में तो रहेंगे नहीं, ये हमेशा मूविंग कंडीशन में, ये स्थिर नहीं है, ये हमेशा गतिशील चलते रहेंगे और एक पर्टिकुलर स्पीड से ये चलते रहेंगे। सब गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड भी सेम नहीं होगी। ये बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और ये आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो आपने पढ़ी थी, गैसों का जो अणुगति सिद्धांत आपने पढ़ा है, उस सिद्धांत के कुछ पॉइंट हम यहाँ यूज लेने वाले हैं। तो कोलिजन थ्योरी किस पर आधारित है? कोलिजन थ्योरी गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। ये जो थ्योरी दी गई थी, ये थ्योरी कौन से साइंटिस्ट के द्वारा दी गई? आपको नोट्स भी प्रिपेयर करने साथ में, तो पॉइंट जो मैं बताते जा रहा हूं आप साथ में लिखते भी जाइए, नोट करते जाइए उनको। सबसे पहला पॉइंट क्या रहेगा हमारा कि ये जो कोलिजन थ्योरी है, ये किसके लिए है? ये गैसीय अभिक्रियाओं में अभिक्रिया वेग को एक्सप्लेन करने की थ्योरी है। तो आप पहला पॉइंट नोट कर लें कि यह गैसीय अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया वेग की व्याख्या करता है। ओके, किसने ये कॉन्सेप्ट दिया? तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये दो साइंटिस्ट के द्वारा मिलकर के दिया गया है। एक साइंटिस्ट है मैक्स ट्राउड्स। कौन से साइंटिस्ट है? मैक्स ट्राउड्स। और दूसरे साइंटिस्ट कौन से हैं? दूसरे साइंटिस्ट है विलियम लेविश। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये कॉन्सेप्ट दिया है। समझ में आ गई ये कहानी? विलियम लेविश और मैक्स ट्राउड्स, ये दोनों मिलकर के और ये कॉन्सेप्ट दिया है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट देने से पहले गैसों के लिए जो अणुगति सिद्धांत था, उस सिद्धांत को इन्होंने अच्छे से रीड किया, स्टडी की, और उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उन्हें उन्होंने यूज लिया। तो ये गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है। अगला पॉइंट आप लिखें, गैसों के अणुगति सिद्धांत पर आधारित है कौन? कोलिजन थ्योरी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये क्या मानते हैं कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सभी गैस के मॉलिक्यूल्स गोलाकार हैं और दृढ़ हैं। हर गैस के मॉलिक्यूल को, ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके तो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या माना गया है? गैस के मॉलिक्यूल्स को गोलाकार माना गया है, और गोलाकार के साथ इनको दृढ़ भी माना गया है, रिजिड भी माना गया है। तो गैस के एक अणु ठोस गोलाकार, एक अणु ठोस है, वो और दब नहीं सकता, संपीड़ित नहीं हो सकता, तो गोलाकार और दृढ़ है। ये किसका मानना है? ये संगठ्य सिद्धांत का मानना भी है। अब ये गैस के अणु जो होते हैं, ये गैस के अणु एक प्रॉपर एनर्जी रखते हैं, और इनकी जो एनर्जी है, वो एनर्जी जो काइनेटिक एनर्जी भी है, वो काइनेटिक एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास सेम भी नहीं है, सबके पास एक जैसी नहीं है। तो इनमें डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के अलग अलग गतिज ऊर्जा वाले अणु हमें मिलने वाले हैं। ये अलग अलग गति से चलने वाले भी हैं, और चलेंगे तो आपस में टकराएंगे, यहां पर टक्कर होने वाली है। तो इस गैसीय मिश्रण में ध्यान दीजिएगा, ये जो गैसीय मिश्रण हमने लिया है, इस गैसीय मिश्रण में बहुत सारी टक्कर होगी।
कोलिजन होने वाले हैं। और जब इनके मध्य टक्कर, क्योंकि ये जो गैस के अणु ये बहुत तेजी से चलेंगे और बहुत सारे अणु होते हैं और तेजी से चलेंगे, तो एक निश्चित पथ तो होता नहीं है, रैंडमली कोई किधर भग रहा है कोई किधर भग रहा है, तो ऐसे भगते हुए बहुत बार टकराते हैं। तो इन गैस के अणुओं के मध्य क्या होती है, टक्कर होती है। और जब इन गैस के अणुओं में टक्कर होती है तब उत्पाद का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, जब गैस के अणु आपस में टकराएंगे तो ये गैस के क्रियाकारक अणु जब टकराते हैं फिर ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो संगठ्य सिद्धांत क्या कहता है, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है, कोलिजन थ्योरी या संगठ्य सिद्धांत ये कहता है कि जब गैस के अणु आपस में टक्कर करेंगे तो ही उत्पाद का निर्माण होगा, बिना टक्कर के प्रोडक्ट बनने वाला नहीं है। तो टक्कर सिद्धांत की एक मूलभूत बात हमारे सामने आई कि टक्कर होगी तो ही उत्पाद बनेगा। तो अगला पॉइंट आप लिख दे, गैस के अणु आपस में, ये गतिशील गैसीय अणु आपस में टक्कर करके उत्पाद का निर्माण करते हैं। कहानी समझ में आ गई। अब देखिए यहां ये गैस के अणु जब टकराएंगे तो ही उत्पाद बनेगा, तो जितनी ज्यादा टक्कर होगी शायद उतनी ही ज्यादा उत्पाद बनेंगे। तो हमें शायद इसमें जो होने वाली टक्कर उन्हें गिन लेना चाहिए। एक बार काउंटिंग करते हैं कितनी टक्कर हो रही है। तो जब मैं इसके एक छोटे से वॉल्यूम, इस पूरे बर्तन में कितनी टक्कर हो रही है वो मैंने काउंट नहीं कर रहा, इसके एक छोटे से कोने में, एक छोटे से वॉल्यूम में कितनी टक्कर हो रही है वो काउंट कर रहा हूं। और इसका जो मैंने आयतन लिया वो कितना ले लिया, 1 ml। गैसीय मिश्रण का 1 ml मैंने ले लिया, इकाई आयतन मैंने ले लिया। इकाई आयतन में कितनी टक्कर हो रही है ये मैं काउंट करने वाला हूं, और कितनी देर में, वो टाइम भी मैंने ले लिया 1 सेकंड में। 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड में 1 ml में कितनी टक्कर होती है ये मुझे काउंट करनी है। और ये जब काउंट की गई तो अचंभित कर देने वाले आंकड़े हमें मिले। डाटा जो मिले सरप्राइजिंग डाटा थे, अचंभा होगा आपको भी सुन करके। आपको पता 1 ml कितना वॉल्यूम होता है, 1 ml है इतना सा, बहुत कम वॉल्यूम है 1 ml। 1 ml में 1 सेकंड में कितने अणु टकरा रहे हैं गैस के, वो हम काउंट कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में है गैस। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ का प्रेशर भी आप ले लीजिए ये 1 बार, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में ये गैस है। इस कंडीशन में 1 ml में 1 सेकंड में कितनी टक्कर हो रही है वो काउंट कर रहा हूं। और ये जो टक्कर आएगी ये 10 की घात 25 से 10 की घात 28 के बीच आने वाली। कितनी टक्कर आने वाली है, 10 की घात 25 से 10 की घात 28, बहुत बड़ा मान है ये। इतनी टक्कर सिर्फ 1 सेकंड में हो जाती है, और वो तो सिर्फ 1 ml में, पूरे बर्तन में तो कितनी हो रही होगी आप खुद सोचिए। इतनी टक्कर जो हो रही है ये हमें क्या कहती है कि अगर ये जो टक्कर, अच्छा ये जो टक्करें हो रही है, इन टक्करों को एक वर्ड दिया जाता है और वो वर्ड है संगठ्य आवर्ती। कौन सा वर्ड है ये, संगठ्य आवर्ती। तो संगठ्य आवर्ती शब्द का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंग्लिश में बोलते हैं, कैपिटल जेड से इसको निरूपित करते हैं। तो संगठ्य आवर्ती क्या है, दी गई परिस्थितियों में गैसीय मिश्रण के इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली टक्करों की कुल संख्या संगठ्य आवर्ती कहलाती है। परिभाषा को नोट कर लें आप, मैं फिर से रिपीट करता हूं। दी गई परिस्थितियों में गैसीय अभिक्रिया मिश्रण में, गैसीय अभिक्रिया मिश्रण, दी गई परिस्थितियों में गैसीय अभिक्रिया मिश्रण में इकाई आयतन में 1 सेकंड में होने वाली कुल टक्करों की संख्या संगठ्य आवर्ती कहलाती है। और साथ में लिख दें, संगठ्य आवर्ती का मान सामान्यतः बहुत उच्च होता है और इसका परास 10 की घात 25 से 10 की घात 28 आता है। कितना आता है, 10 की घात 25 से 10 की घात 28। तो यहां जो चीजें मिल रही हमें, जो यहां देखने को मिल रहा है, ये अचंभित कर देने वाली चीजें हैं। आप देखिए, टक्कर सिद्धांत कहता है कि टक्कर होगी तो उत्पाद बनेगा। टक्करों को गिना तो बहुत तगड़ी वाले डाटा हमें मिले, पता चला बहुत सारी टक्कर हो रही है। और अगर हर टक्कर से उत्पाद बनने लग गया तो 1 सेकंड में 10 की घात 25 प्रोडक्ट के अणु मिलेंगे हमें तो। और अगर 1 सेकंड में इतने प्रोडक्ट के अणु मिलेंगे, इतने तो इसमें होते ही नहीं है 1 ml में। तो यहां 1 ml के क्रियाकारक के अणु 1 सेकंड से भी कम में ही प्रोडक्ट बन जाएंगे वो तो।
इसका मतलब अभिक्रिया तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में पूरी हो जानी चाहिए। अगर टक्कर सिद्धांत के अनुसार हर टक्कर ही उत्पाद बनाने लग जाए, हर टक्कर उत्पाद बनाने लग गई, तो आपकी अभिक्रिया को होने में तो 1 सेकंड से भी कम समय का 1 सेकंड से भी कम समय लगने वाला है। इसका मतलब सारी अभिक्रियाएं 1 सेकंड से कम समय में हो जानी चाहिए। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली देखते हैं, जब हम प्रायोगिक रूप से देखते हैं, तो पता चलता है कि अभिक्रियाओं को होने में तो 1 सेकंड नहीं, बहुत सारी सेकंड लगती है, बहुत सारी मिनट भी लगती है, कई अभिक्रियाओं को तो बहुत सारे घंटे तक लग जाते हैं। इसका मतलब हर टक्कर जो थी, हर टक्कर से उत्पाद का निर्माण नहीं होता है, हर टक्कर उत्पाद नहीं बनाती, ये क्लियर हो रही है। इसका मतलब टक्कर ही 2 प्रकार की है, ध्यान दीजिएगा। टक्कर कितने प्रकार की है? टक्कर 2 प्रकार की है। कुछ टक्कर ऐसी है जिनसे उत्पाद बनता और कुछ टक्कर ऐसी है जिनसे उत्पाद नहीं बनता। संगठ्य आवर्ती की परिभाषा लिख ली। अगला पॉइंट लिखें, टक्कर के प्रकार। टक्कर 2 प्रकार की होगी, इसमें एक साइड में लिख दें आप। एक ऐसी टक्कर होगी जो अप्रभावी होंगी, कुछ ऐसी टक्कर होंगी जो प्रभावी होंगी। बताइए, प्रभावी और अप्रभावी टक्कर किसे कहेंगे? प्रभावी टक्कर वो उसे कहेंगे हम जो उत्पाद का निर्माण करते। तो लिख दें प्रभावी टक्कर में नीचे, वे टक्कर जिनमें अभिकारक के अणु टकराकर उत्पाद का निर्माण कर देते हैं। या सिंपली लिख दें, वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है। वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें क्या कह देंगे? वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण होता है, उन्हें कौन सी टक्कर कह देते हैं? उन्हें कहते हैं का निर्माण होता है, उन्हें कहते हैं प्रभावी टक्कर। और अगर इनसे उत्पाद का निर्माण नहीं हो रहा, ऐसी टक्कर को क्या कहेंगे? ऐसी टक्कर कहलाएगी अप्रभावी। तो इसको आप यहां लिख देना, वे टक्कर जिनसे उत्पाद का निर्माण नहीं होता। तो ध्यान दीजिए, यहां होने वाली जो टक्कर थी, इन टक्कर में से कुछ टक्कर में टकराने से उत्पाद बन जाते हैं, कुछ में क्रियाकारक अणु टकराते हैं और उत्पाद नहीं बनाते, वापस क्या बन जाते हैं? वही क्रियाकारक बन जाते हैं। तो प्रश्न आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि कुछ टक्कर में ऐसी क्या खास बात है कि जब वो टकराते हैं तो उत्पाद बना देते हैं, और कई टक्करों में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसी क्या बाधा आ जाती है कि जब वो टकराते हैं तो उत्पाद का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रश्न का आंसर अब आप सुनिए। जब भी किसी अभिकारक अणुओं को टकराकर उत्पाद का निर्माण करना हो तो उसके लिए उसे 2 बाधाएं पार करनी होती है। नोट कर दे इसको अपनी नोटबुक में, नोट्स में लिखे इस बात को कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने में 2 प्रकार के अवरोध को पार करना होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए 2 प्रमुख अवरोध होते हैं, 2 प्रमुख बैरियर होते हैं। कौन कौन से बैरियर हैं? अगर उन बैरियर को उस टक्कर ने क्रॉस कर दिया तो वो प्रभावी हो जाएगी, और अगर उन बैरियर को क्रॉस नहीं किया तो वो टक्कर क्या हो जाएगी? अप्रभावी हो जाएगी। तो हमें बात करनी है कि वो ऐसे कौन से बैरियर हैं जिन्हें हमें क्रॉस करना चाहिए। तो ध्यान से सुने, पहला जो बैरियर है, पहला जो अवरोध है, वो अवरोध किसका आता है? ऊर्जा का अवरोध आता है। ध्यान से सुनिएगा, वो पहला अवरोध आता है ऊर्जा का अवरोध। देखिए, सुनिए इसमें क्या कहानी है। जब कोई क्रियाकारक अणु टकरा करके उत्पाद बनाना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा भाई? उसे करना पड़ेगा टकरा करके क्रियाकारक के अणु अंदर के बंधों को तो तोड़ना है और उनकी जगह नए बंध बनाने हैं। तो पहले बताओ, बनने का काम चलेगा, टूटने का? पहले टूटने का चलेगा। तो क्रियाकारक के अणुओं के पहले बंध तोड़ने हैं, और क्रियाकारक के अणुओं के बंध को जब आप तोड़ोगे तो उसके लिए एक न्यूनतम ऊर्जा तो चाहिए ही ना। तो जब क्रियाकारक अणु आपस में टकराते हैं तो उन टकराने वाले अणुओं के पास कम से कम इतनी ऊर्जा तो होनी चाहिए कि वो पुराने बंधों को तोड़कर और नए बंधों का वो निर्माण कर सकें। ध्यान से सुन पा रहे इस बात को? अभिकारक अणु उत्पाद में बदलें, इसके लिए अभिकारक अणुओं के पास एक न्यूनतम ऊर्जा होनी चाहिए। जब तक वो ऊर्जा उनके पास नहीं होगी तब तक वो बंध नहीं टूटेंगे, और नहीं टूटेंगे तो उत्पाद नहीं बन पाएगा।
किसी भी अभिकारक के अणु के पास वो न्यूनतम ऊर्जा, किसी भी अभिकारक के अणु को आवश्यक वो न्यूनतम ऊर्जा जिसके बिना वो उत्पाद में नहीं बदल सकता, उस न्यूनतम ऊर्जा को उस अभिकारक की देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी, कौन सी ऊर्जा, रिपीट करें मेरे साथ, उस ऊर्जा को बोलते हैं देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, किसी अभिकारक की वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, उस ऊर्जा को उस अभिकारक की देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। मैं इसको समझाता हूं आपको। सपोज हमारे पास इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। एक गैस के मॉलिक्यूल के पास सपोज 30 जूल एनर्जी है, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल ऐसा है जिसके पास 65 जूल एनर्जी है। समझ में आ गई कहानी। एक मॉलिक्यूल के पास समझ लो इतनी एनर्जी है, मैं केवल समझने के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां जब अभिक्रिया होनी होती है तो अभिक्रिया होने के लिए हर अणु को, इस अणु को अपने बंधों को तोड़ करके, क्योंकि ये अणु है अभिक्रिया करेगा तो बंध तोड़ कर नए बंध बनाएगा, तो पता चला इसको अपने बंधों को तोड़ कर नए बंध बनाने के लिए देहली ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा वह ऊर्जा है जिस ऊर्जा के बिना, उतनी ऊर्जा अगर अभिकारक की नहीं होगी तो उत्पाद नहीं बना सकता। मान लो इस अभिक्रिया के लिए देहली ऊर्जा का मान 52 जूल है। कितना है, 52 जूल है। यानी 52 जूल के कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनेगा, अन्यथा प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां देखिए आप, इसकी 65 है, इसकी 30 है, तो 65 तो इसका मतलब जितनी चाहिए उसे तो ज्यादा है, ये तो बिल्कुल आसानी से प्रोडक्ट बना देगा। लेकिन इसकी तो कम है ना, ये वाला इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो ये अगर टकरा रहा है तो ये उत्पाद का निर्माण नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता, ये 30 वाला, क्योंकि इसके पास जितनी एनर्जी मिनिमम चाहिए थी वो थी नहीं। आपको पता है अंदर जितनी भी अणु होते हैं सबकी ऊर्जा एक समान नहीं होती। केटीजी आपने पढ़ा है, तभी मैंने कहा था संगठित सिद्धांत में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के पोस्टुलेट कहां मिलेंगे, उस मिश्रण में से वो अणु जिनके पास देहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा है वो उत्पाद बना देंगे, जिनके पास देहली ऊर्जा से कम है वो उत्पाद का निर्माण नहीं करेंगे। तो ये देहली ऊर्जा है। तो आप लिख दें, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए उसे दो प्रमुख अवरोधों को पार करना होता है। पहला अवरोध आप लिखें, पहला अवरोध ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध में आप लिखें, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए अपने रासायनिक बंधों को तोड़ने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा का होना आवश्यक है। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी अभिकारक के अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा को धारित करना आवश्यक है। वो जो न्यूनतम ऊर्जा है जब तक नहीं होगी तब तक उसके अंदर के बंध नहीं टूटने वाले। तो अभिकारक के अणुओं को अपने बंधों को तोड़कर उत्पाद का निर्माण करने के लिए एक सफिशिएंट, एक पर्याप्त ऊर्जा होना बहुत जरूरी है। और वो जो पर्याप्त ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है, देहली ऊर्जा। तो हेडिंग डाले आप देहली ऊर्जा और परिभाषा लिखिए देहली ऊर्जा की। किसी भी अभिकारक को, देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या होगी, किसी भी अभिकारक को अभिक्रिया करके उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक, किसी भी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा, कौन सी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। समझ में आएगी कहानी। मिनिमम कितनी चाहिए वो उसकी क्या होती है, देहली ऊर्जा। अब सपोज यहां देखें आप, 65 जूल वाला अभिक्रिया करके उत्पाद बना लेगा, लेकिन 30 वाला तो उत्पाद नहीं बना पाएगा ना। तो ये क्या करेगा, 30 वाला अगर उत्पाद बनाने की कोशिश करना चाहता है तो इसे अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर 52 जूल करनी पड़ेगी। और 52 जूल करनी पड़ेगी तो एक्स्ट्रा कहां से लेनी पड़ेगी, कितनी लेनी पड़ेगी, इसको एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी 22 जूल। तो किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए अपनी ऊर्जा बढ़ाकर देहली ऊर्जा के बराबर करना होता है। ये इस क्रियाकारक की ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है, क्रियाकारक की, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और ये कौन सी ऊर्जा है, देहली ऊर्जा। तो इस क्रियाकारक की ऊर्जा में अगर थोड़ा सा और जोड़ दें, कितना जोड़ दे, 22 जूल और जोड़ दे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देहली ऊर्जा के बराबर। और अब ये अभिकारक उत्पाद बना लेगा। तो किसी अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम एक्स्ट्रा एनर्जी जो चाहिए होती है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है, उसे कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। लिखें परिभाषा,
क्या है सक्रियण ऊर्जा? किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा। शब्द जोड़े हैं, कौन सी? अतिरिक्त ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा कहलाती है? सक्रियण ऊर्जा। क्योंकि कुछ ऊर्जा तो उसके पास पहले से होती है, उसे तो थोड़ी सी तो एक्स्ट्रा चाहिए, वो जो एक्स्ट्रा चाहिए वो सक्रियण ऊर्जा होती है। तो देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा में क्या फर्क है, समझ में आ गया? देहली ऊर्जा है किसी भी अभिकारक उत्पाद बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, और किसी अभिकारक उत्पाद बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम जो अतिरिक्त ऊर्जा है, एक्स्ट्रा जो एनर्जी चाहिए उसको, क्योंकि थोड़ी बहुत उसकी खुद की होती है, और जो एक्स्ट्रा चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। यानी अगर अभिकारक की ऊर्जा में सक्रियण ऊर्जा को E से प्रदर्शित करते हैं, तो अगर अभिकारक की ऊर्जा में सक्रियण ऊर्जा को जोड़ देंगे तो वो देहली ऊर्जा को ET यानी थ्रेशोल्ड इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला समझ में आ गया क्या? अभिकारक की ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा मिलकर के देहली ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो देहली ऊर्जा की परिभाषा क्या हो गई? यह परिभाषा भी आप लिख सकते हो, किसी अभिकारक की औसत ऊर्जा, औसत गतिज ऊर्जा, औसत स्थितिज ऊर्जा, या तो सीधा वो लिख दो, किसी भी अभिकारक की औसत ऊर्जा में अगर सक्रियण ऊर्जा का योग कर दिया जाए तो वो कौन सी ऊर्जा बन जाती है? वो उस अभिकारक के लिए देहली ऊर्जा बन जाती है। जब तक इतनी ऊर्जा आपके पास नहीं होगी तब तक उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता। देहली ऊर्जा से कम ऊर्जा वाले कभी भी उत्पाद का निर्माण नहीं कर पाएंगे। मैं अब इसको एक कर्व से और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जुड़िए मेरे साथ, समझने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर अपने पास हम कर्व बना रहे हैं, तो ये हमने y एक्सिस ले ली और यहां से हमने कौन सी एक्सिस ले ली? ये हमारी x एक्सिस हो गई। ठीक है, अब जब एक साइड में मैं क्या ले लेता हूं, एक साइड में यहां से ले लेता हूं अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया को निर्देशित करने वाला कोई भी एक कारक ले लेंगे। तो इस साइड में तो हमने अभिक्रिया निर्देशांक ले लिया, कौन सी एक्सिस पर? x एक्सिस पर। और y एक्सिस पर क्या ले लूंगा मैं? y एक्सिस पर औसत ऊर्जा ले लेते हैं, एनर्जी ले लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या आप ये लिख सकते हो कि यहां पर मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले ली, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, उनकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए क्या होने वाला है, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट में उस जो गैसेस मिक्सचर होगा, उस गैसेस मिक्सचर में कौन होंगे? केवल रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की एक स्पेशल एनर्जी होगी। तो यहां पर कौन थे? रिएक्टेंट थे। समझ में आ गई कहानी? थोड़ी देर बाद में ये रिएक्टेंट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। अब प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट जितनी रहेगी या अलग हो सकती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट के बराबर भी, ज्यादा भी, कम भी, कुछ भी हो सकती है। मान लो मैं पहला केस लेता हूं और पहले केस में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट से कम है। यहां पर कौन है? यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट था, और यहां पर कौन है हमारे पास? यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ज्यादा एनर्जी किसकी है? रिएक्टेंट की। कम किसकी है? प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो अपनी एनर्जी को कम करेगा, कम करेगा तो ये एनर्जी कहां जाएगी? ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? ऊर्जा को तो नष्ट ही नहीं कर सकते। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना तो उसने प्रोडक्ट बनते ही अपनी एनर्जी कम की है, तो कम की है तो ये कहां गई? ये निकल करके बाहर परिवेश में चली गई। मतलब ये कैसे अभिक्रिया है? एक्सोथर्मिक, उष्मा से पी अभिक्रिया है। कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। ओके, स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया निर्देशांक के बीच में हम एक कर्व प्लॉट कर रहे हैं, किसके लिए? ताकि एक्टिवेशन एनर्जी को अच्छे से समझ पाए। ओके, चलो तो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब यहाँ क्या रोचक बात है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनना है तो इसे अपनी एनर्जी कम करनी है। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए टकराना पड़ेगा, और टकरा करके अपनी ऊर्जा को देहली ऊर्जा जितनी करनी पड़ेगी। टक्कर से आपको पता है ऊर्जा जो है स्थानांतरित होती है एक से दूसरे में। तो जब ये टक्कर होगी, टक्कर से इन्हें अपनी ऊर्जा को बढ़ाकर कितनी करनी पड़ेगी? देहली ऊर्जा के बराबर। तो थोड़ी बहुत ऊर्जा तो ये है ही, इनको बढ़ाकर देहली ऊर्जा तक जाना है। मान लो यहां देहली ऊर्जा थी, तो ये रिएक्टेंट क्या करेगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, पहले अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेगा, और पहले अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके देहली ऊर्जा के बराबर करेगा, और उसके बाद में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी, या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन
सीधे ही नहीं होने वाली है। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने के लिए रिएक्टेंट पहले अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा और फिर कम करेगा। ध्यान दीजिए, बढ़ा करके पहले ज्यादा करनी पड़ेगी फिर कम करेगा, क्योंकि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अपनी एनर्जी को दहली ऊर्जा जितनी करनी पड़ेगी ताकि उसके बंध टूट पाए। तो ये अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब यहां जितनी भी एनर्जी है उन सब एनर्जी के लिए कौन सी एनर्जी का क्या नाम है वो हम लिखेंगे। तो ये जो एनर्जी है ये रिएक्टेंट के लिए मान लो। ठीक है, यहां जो एनर्जी आ रही है हमारे पास ये किसके लिए आ रही होगी, ये प्रोडक्ट के लिए मान लो। आ रही है का नहीं समझ में? इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, तो ये ले लेते हैं हम नीचे। ओके, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी हमारे पास किसकी आ रही है देखिएगा आप। इसको भी थोड़ा सा ऊपर हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एनर्जी हमारे पास आ रही है दहली ऊर्जा आ रही है, क्योंकि इतनी ऊर्जा होगी तभी तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। तो ये वाली पूरी कहानी हमारे पास निकल करके आ गई। ओके, इस एनर्जी को मैं क्या लिखूंगा, ये वाली जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। इसको मैं क्या लिख देता हूं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। समझना आराम से, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है हमारे। और ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, दहली ऊर्जा, एनर्जी ऑफ थ्रेशोल्ड। तो तीनों एनर्जी के आप सब साथ में फटाफट ग्राफ बनाते जाओ। ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अपनी एनर्जी को इंक्रीज करके थ्रेशोल्ड के बराबर करना पड़ेगा, फिर ये नीचे आने वाला है। कहानी यही समझ में। एक और बात बहुत ध्यान से सुने, यहां ये क्रियाकारक था, क्रियाकारक की ऊर्जा बढ़ती गई और क्रियाकारक की ऊर्जा बढ़ती गई तो उसके अंदर के बंध कमजोर होते गए, और बड़ी और कमजोर, और बड़ी और कमजोर। तो रिएक्टेंट की एनर्जी बढ़ते 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 इसके अंदर के जो बंध थे वो कमजोर होते होते यहां थे सबसे कमजोर हो गए, क्योंकि यहां पर इस समय इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और सबसे ज्यादा है तो बंध सबसे कमजोर है और स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो यहां पर जो रहता है उसकी एनर्जी मैक्सिमम, उसकी स्टेबिलिटी मिनिमम, उसके बॉन्ड सबसे वीक। इसलिए यहां जो प्रजाति रहती है उस प्रजाति का एक स्पेशल नाम है, नोट कर लें उस नाम को। इसको कहा जाता है मध्यवर्ती अवस्था, ट्रांजिशन, संक्रमण अवस्था, सॉरी, इसको कहा जाता है संक्रमण अवस्था। या फिर इसी को कह दिया जाता है सक्रियत संकुल, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो सक्रियत संकुल या संक्रमण अवस्था क्या है, ये दहली ऊर्जा रखने वाली प्रजाति है। ये वो अवस्था है जिसमें क्रियाकारक के बंध कमजोर हो जाते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं, सबसे कम स्थायी है, बहुत कम, सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है। इसलिए इसे आप अभिक्रिया मिश्रण में से पृथक नहीं कर सकते, ये सेपरेट नहीं हो सकती, इसका जीवन काल अत्यल्प होता है क्योंकि हाईली अनस्टेबल है। बस ये गया, उसको एक एनर्जी की हाई पीक पर गया, फिर वापस नीचे आ गया। कहानी समझ में आ गई है? बिल्कुल अच्छे से देखते तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो विभिन्न प्रकार की एनर्जी है, इन एनर्जी के लिए मैं बता देता हूं आपको पूरा मामला क्या रहने वाला है। यहां देखिए, ये जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है आपको पता चल रहा होगा, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की एनर्जी, दिख रहा है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है। और यहां तक की जो एनर्जी है किसकी एनर्जी है, अरे भाई बताओ आराम से, ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी हो गई ना। और इसमें तो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है, ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस है। तो यहां जो मैं बना रहा हूं ये वाला, ये क्या आ रहा है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है। समझ में आ गई कहानी? अच्छा, इसको क्या कहेंगे हम, ये वाली को, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इसको अपनी ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए थी, और रिएक्टेंट को जो एक्स्ट्रा चाहिए उस एक्स्ट्रा का नाम क्या है, उसी को तो हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अब एक बात और सोच लो आप, तो ये बताओ क्या प्रोडक्ट का मन नहीं कर सकता क्या कभी रिएक्टेंट बनने का? अरे रिवर्सिबल रिएक्शन याद करो, रिवर्सिबल रिएक्शन में तो प्रोडक्ट भी तो रिएक्टेंट बन जाता है। तो अगर यही प्रोडक्ट मन करे भाई मैं भी वापस जाऊं वहां, तो इसको ये वाली चढ़ाई जो है वो चढ़नी पड़ेगी। इसको क्रॉस करने के लिए ज्यादा, रिएक्टेंट को तो ज्यादा नहीं चढ़ना पड़ा था, प्रोडक्ट को देखो ज्यादा टेंशन है, इसको ज्यादा चढ़ना पड़ेगा। तो यहां से लेकर यहां तक का जो एक्स्ट्रा, इस प्रोडक्ट को वहां जाना है ना, तो ये एक्स्ट्रा चाहिए इसको, और जो एक्स्ट्रा
एनर्जी चाहिए ना किसी को, उसी को तो हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो ये जो यहां से लेकर यहां तक का मामला है, ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन ये प्रतीप अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी है और ये अग्र अभिक्रिया की एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कौन क्या है एक बार लिख ले, क्या सबको पता चल, ये सारी चीजें बताते जाओ। देखो ये तो क्या है, ये तो है एनर्जी किसकी, ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, सॉरी ये प्रोडक्ट की है। ये क्या है भाई, ये देखो आप, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। बिल्कुल आसान सी चीजें सारी समझ में आ रही है। और ये क्या है, अरे ये क्या बला गई, तो दिस इज डेल्टा एच, इसे डेल्टा एच कहते हैं। और ये अभिक्रिया की उष्मा है। और इसे कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी, हमेशा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ये होती है। तो इनिशियल रिएक्टेंट थे, फाइनल प्रोडक्ट थे, तो रिएक्टेंट की एनर्जी में से प्रोडक्ट की एनर्जी को माइनस करेंगे तब ये आएगा। और इसे क्या कह देते हैं, ये जो आ गया इसको क्या कह देते हैं भाई, इसको कह दिया जाता है अभिक्रिया उष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी। क्या कहेंगे भाई इसको कहेंगे अभिक्रिया एंथैल्पी। बताओ अभिक्रिया एंथैल्पी का चिन्ह प्लस आने वाला है माइनस में आने वाला है, अरे भैया दिख ही रहा है, अच्छे से दिख रहा है। रिएक्टेंट की ऊर्जा ज्यादा है, प्रोडक्ट की ऊर्जा कम है, तो आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो डेल्टा एच की वैल्यू ये क्या आने वाली है, माइनस। और ये आपको पहले ही थर्मोडायनेमिक्स में अच्छे से सिखा दिया जाता है, उष्मागतिकी में आप सीख लेते हो। क्या सीख लेते हो, एक्सोथर्मी के लिए डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू। डेल्टा एच क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। कौन सी रिएक्शन के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। अच्छे से समझ में आ गई कहानी। अब देखिए भाई, तो देखो ये क्या है, ये रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी है। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। किसके लिए है ये, फॉरवर्ड रिएक्शन, आगे वाली अभिक्रिया के लिए। पीछे वाली के लिए ये एक्स्ट्रा है, तो इसको क्या लिख दूं मैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। क्या लिख दिया मैंने इसको, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। अब देखो इसको ध्यान से देखते रहना, मैं कुछ कोरिलेशन लिखने वाला हूं, वो मेरे को बताते जाना। मेरे को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाना है, तो किस किस को जोड़ूं कि थ्रेशोल्ड बन जाए। तो पहला देखो, अगर मैं इस रिएक्टेंट वाली को और इसको जोड़ देता हूं, तो ये और ये जोड़ देंगे तो थ्रेशोल्ड बन जाएगी कि नहीं। तो पहला आप लिख लें, साथ में लिखते जाना। पहला आप लिखो थ्रेशोल्ड एनर्जी, मैं यहां केवल संकेत लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। देहली ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा ये, देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा बराबर ये क्या है, अभिकारक की ऊर्जा। इसको मैंने केवल ER लिखा है, आप लोग नोट्स में इसे अभिकारक की ऊर्जा भी लिख ले, आराम से डिटेल से लिखनी है सारी चीजें हमें। अभिकारक की ऊर्जा में किसकी ऊर्जा को जोड़ दूं, सक्रियण ऊर्जा। और सक्रियण ऊर्जा भी कौन सी, फॉरवर्ड। तो आप लिख लें अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा प्लस अभिकारक की औसत ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा बराबर अभिकारक की औसत ऊर्जा प्लस अग्र अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, यहां तक जाने का एक रास्ता हमें मिल गया, इसमें इसको जोड़ दो। दूसरा रास्ता आप ये भी तो ले सकते हो ना, ये जो था ये, इसमें यहां से चढ़कर यहां जाओ और यहां आने के बाद में इससे वहां चले जाओ। समझ में आएगी कहानी। इसको और इसको दोनों को जोड़ दूं तो शायद हम यहां पहुंच जाएंगे। तो दूसरा क्या लिख सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाना है तो प्रोडक्ट की एनर्जी में, किसकी एनर्जी में, प्रोडक्ट की एनर्जी में। आओ यहां क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, उसमें आप एक्टिवेशन एनर्जी को जोड़ दीजिए। कौन सी वाली, बैकवर्ड वाली। तो टोटल एनर्जी यानी थ्रेशोल्ड एनर्जी वहां जाएगी। तो अग्र अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा में तो क्रियाकारक की औसत जोड़ना और प्रतीप वाली में उत्पाद की जोड़ना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाती है। समझ में आ गई कहानी। ऐसे ही अगर मैं 3 टुकड़ों में भी वहां जा सकता हूं, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। इस टुकड़े की ऊर्जा को क्या कहेंगे, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा एच। और इसको क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। तो थर्ड क्या हो सकता है, थर्ड ये भी हो सकता है कि थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस डेल्टा एच। डेल्टा एच का साइन जो है ना वो नहीं लिखना है, कहीं आप माइनस हो तो माइनस लिख दो, गड़बड़ हो जाएगी। केवल मान लिखना है यहां, ठीक है। एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड,
ये तीनों जुड़ करके भी क्या बन जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी बन जाती है। तो कई बार ऐसे सीधा सिंपल सा न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, उसके लिए मैंने ये कोरिलेशन आपको बताएं। बोर्ड लेवल पर तो सिंपल थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन पूछेंगे या फिर आपको एक्टिवेशन की पूछेंगे, या ये डायग्राम बना करके ये कहेंगे कि इसको एक्स लिख देंगे, या वाई जेड, एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, उसको आपको आइडेंटिफाई करना होगा। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है बोर्ड लेवल पर, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी। अच्छा एक चीज और बताओ आप दो, अगर इस एनर्जी और इस एनर्जी का माइनस लें, इन दोनों का माइनस ले तो यह आ जाता है क्या, तो डेल्टा एच इन दोनों का माइनस भी है और इन दोनों का भी माइनस है। तो मैं डेल्टा एच को ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, डेल्टा एच इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें से बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस कर दीजिए। फॉरवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें से बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें से माइनस कर दीजिए। तो ये जो बैकवर्ड वाली थी ये ज्यादा आती है, फॉरवर्ड वाली कम आती है, तो बैकवर्ड वाली ज्यादा है, इसलिए डेल्टा एच किस में आने वाला है, माइनस में। तो अभिक्रिया ऊष्मा को ज्ञात करने का एक तरीका ये भी है, अगर अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा माइनस प्रतीप अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, कर लोगे आराम से। ये सारा मैंने बताया है कौन सी रिएक्शंस के लिए, जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा बाहर निकालती है, तो अगर वही रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई, तो अगर ये रिएक्शन एंडोथर्मिक हुई तो आपका जो कर्व है ये कर्व बदलने वाला है, और कर्व क्या आने वाला है वो मैं आपको यहां बताता हूं। उसके लिए ये मैंने एक्स एक्सिस ले ली, ये मैंने कौन सी एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली। इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसमें हम यहां पर ले रहे हैं स्टार्ट में रिएक्टेंट। कौन ले रहे हैं स्टार्ट में, रिएक्टेंट। इस साइड में क्या है, इस साइड में आपको पता है, लिख लोगे आप खुद, स्थितिज ऊर्जा है, जो ऊपर था वो का वो है, और इस साइड में कौन है, अभिक्रिया निर्देशांक। ये अभिक्रिया निर्देशांक होता है। ओके, कर दूं मैं स्टार्ट। ओके, देखिए ये रिएक्टेंट है, अब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट की एनर्जी इसके जैसी होगी या कम ज्यादा हो सकती है, तो प्रोडक्ट की कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और इतनी भी हो सकती है, प्रोडक्ट की तो कुछ भी हो सकती है ना। तो पहले हमने क्या माना, कम वाली। अब मैं क्या मानता हूं कि मान लो प्रोडक्ट की एनर्जी तो इससे ज्यादा है, तो ये यहां मैंने क्या मान लिया, प्रोडक्ट मान लिया। अब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा बताओ देखें। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होगा तो वो सीधे प्रोडक्ट में जाकर पहले अपनी एनर्जी को हाईएस्ट करेगा और फिर कम करेगा। समझ में आई कहानी, पहले रिएक्टेंट अपनी एनर्जी को बढ़ा करके दहली ऊर्जा, जब तक दहली ऊर्जा जितनी नहीं कर लेगा तो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता। ये बात तो हम पहले ही कर चुके हैं। हर क्रियाकारक उत्पाद बदलने के लिए एक पर्याप्त ऊर्जा होना जरूरी है, और वो जो पर्याप्त ऊर्जा होती है उसे कौन सी ऊर्जा कहते हैं, उसे कहा जाता है दहली ऊर्जा। तो पर्याप्त यहां जाकर के हो पाई थी वो, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन सी एनर्जी, उसको फटाफट, क्योंकि ये सारी चीजें पहले सीख चुके हैं तो अभी ज्यादा जोर आना नहीं चाहिए यहाँ पर, तो मैं ये नोट बता देता हूं। ये किसकी एनर्जी है, दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां जो एनर्जी आ रही है वो क्या है, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और यहां जो एनर्जी आने वाली है वो क्या है, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, उसको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा हमें, ये लो मैं ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। तो अब इसको नोट भी कर देता हूं मैं साइड में। क्या रहेगा मामला, ये किसकी एनर्जी है, रिएक्टेंट की, ये किसकी एनर्जी है, प्रोडक्ट की, ये कौन सी एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए। ये जो होगा इसको क्या कहोगे आप, ये रिएक्टेंट की एनर्जी कहोगे ना, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। ये कौन सी एनर्जी होगी बताओ भाई, ये प्रोडक्ट की एनर्जी। और ये क्या है, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा, तो आगे वाली अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, और प्रोडक्ट को वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना है तो फिर उसके लिए ये चाहिए। तो ये प्रतीप अभिक्रिया की क्या हो गई, सक्रिय ऊर्जा हो गई। तो अब इनको लिख भी देता हूं मैं। ओके, तो यहां पर अब देखिए ये क्या है, ये है एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी किसकी, फॉरवर्ड। साथ में बनाते जाओ, लिखते जाओ, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। ये क्या है, अरे ये तो प्रोडक्ट की एनर्जी है ना, और फिर ये क्या है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है। और ये क्या हो गया, ये इन दोनों का अंतर भी है और इन दोनों का अंतर भी है। इन दोनों का अंतर है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डेल्टा एच इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फाइनल यानी प्रोडक्ट, और पहले क्या था ये रिएक्टेंट।
तो बताइए प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है या रिएक्टेंट की? दिख रहा है ना, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट की तो कम ही है। रिएक्टेंट कम एनर्जी का है, प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी का है। तो प्रोडक्ट ज्यादा एनर्जी का है तो डेल्टा एच क्या आने वाला है? डेल्टा एच आने वाला है पॉजिटिव। या आप डेल्टा एच को और कैसे लिख सकते हो? डेल्टा एच लिखा जा सकता है फॉरवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी, बताया था ना मैंने, फॉरवर्ड की तो एक्टिवेशन एनर्जी है उसमें से बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी को माइनस करना है। अब देखिए फॉरवर्ड की ज्यादा है बैकवर्ड की, तो फॉरवर्ड की ज्यादा है बैकवर्ड की कम है, तो डेल्टा एच क्या आएगा यहाँ? पॉजिटिव। तो डेल्टा एच पॉजिटिव, और डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो उसको कौन सी रिएक्शन कहते हैं? उसको एंडोथर्मिक उष्माशोषी। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। यहां जो रहता है उसको क्या कहते हैं? ये सक्रियत संकुल है। क्या है ये? सक्रिय संकुल, जिसे संक्रमण अवस्था ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ये पूरी कहानी समझ में आ गई? तो अब ये बात आपको पता चल गई कि कुछ क्रियाकारक क्यों टक्कर के बाद उत्पाद नहीं बना पाते, क्योंकि जब वो टकराते हैं तो टक्कर के बाद उनकी ऊर्जा दहली जितनी नहीं हो पाती, इसलिए वो टक्कर अप्रभावी रह जाती है। और कई बार जब वो टकराते हैं तो उत्पाद बना लेते हैं। क्यों बना लेते हैं? तो वो इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब वो टकरा करके उत्पाद बनाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो टकरा कर अपनी ऊर्जा को दहली ऊर्जा जितनी कर लेंगे। तो अगर बढ़ाकर दहली ऊर्जा जितनी कर ली तो उत्पाद बन सकता है, दहली ऊर्जा जितनी नहीं की तो नहीं बनेगा। तो प्रभावी और अप्रभावी होती है, उसके लिए उसे पहले ऊर्जा के अवरोध को पार करना पड़ेगा। मान लो दहली ऊर्जा किसी रिएक्शन के लिए 80 जूल है। कितनी जूल है? 80 जूल है। तो जब तक कोई क्रियाकारक 80 जूल नहीं ले लेगा तब तक उत्पाद बन ही नहीं सकता। हो गया? 80 जूल होते ही वो पहले अवरोध को पार कर जाएगा। अब ध्यान दे, मान लो किसी क्रियाकारक के पास 70 जूल है तो पूरी गारंटी है उत्पाद नहीं बना सकता। और किसी क्रियाकारक के पास 90 जूल है तो दहली ऊर्जा तो 80 मानी हमने, तो अगर उस मिश्रण में किसी के पास 70 जूल है तो उत्पाद नहीं बनेगा, क्योंकि उससे तो पहला अवरोध ही पार नहीं हो रहा। और अगर किसी के पास 90 है मतलब उसने पहले अवरोध को पार कर लिया, और पहले को पार कर लिया तो उत्पाद बढ़ सकता है, गारंटी नहीं है कि बनेगा ही, क्योंकि अभी तो दूसरा अवरोध और है। वो जो दूसरा अवरोध कौन सा? तो दूसरा अवरोध आता है बेटे अभिविन्यास अवरोध। कौन सा अवरोध है? ध्यान दीजिएगा, जो दूसरा अवरोध हमारे पास आने वाला है वो दूसरा अवरोध आने वाला है अभिविन्यास अवरोध, ओरिएंटेशन बैरियर। अब ये क्या बीमारी है समझे? तो उसके लिए देखें आप, जब कोई भी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो वो जब टकरा रहे हैं तो उन्हें एक निश्चित दिशा से आकर टकराना पड़ेगा, एक निश्चित दिशा से आकर टकराना पड़ेगा तो ही उत्पाद। 90 जूल वाला है, जैसे पीछे वाले उदाहरण में देखो 90 जूल वाले टकरा रहे हैं और दिशा सही नहीं रही तो उत्पाद नहीं बनेगा। तो पहले अवरोध को तो पार करो ही करो, आपकी ऊर्जा तो ज्यादा होनी चाहिए, उस मॉलिक्यूल की ऊर्जा तो ज्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में वो एक सही दिशा से भी टकरानी चाहिए, यानी उन्हें अभिविन्यास अवरोध को भी पार करना पड़ेगा। तो दूसरा अवरोध हमारा कौन सा आ गया? अभिविन्यास अवरोध। नोट कर ली इस बात को। क्या लिखेंगे अभिविन्यास अवरोध में? दहली ऊर्जा अथवा उससे अधिक ऊर्जा धारित करने वाले अभिकारक के अणुओं को पहला अवरोध पार करवाना है, तो लिख दे पहले अवरोध के लिए दहली ऊर्जा अथवा दहली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा धारित करने वाले अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक उचित विन्यास से टक्कर करनी होगी। जब तक विन्यास उचित नहीं होगा उत्पाद का निर्माण संभव नहीं है। मैं समझाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है NO का, ठीक है, ये मेरे पास एक NO का मॉलिक्यूल, इसमें ये तो नाइट्रोजन है और मैं ऑक्सीजन और बना देता हूं, ये हमारे पास क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया। तो ये NO का मॉलिक्यूल हमारे पास हो गया। सॉरी, इसका कलर हम दूसरा ले लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया। ये तो हमारे पास कौन है? NO है। ओके, ये NO हमने ले लिया, या उल्टा मान लेते हैं, अभी मैं लिख देता हूं। ये हमारे पास कौन है? नाइट्रोजन, और ये कौन हमारे पास? ऑक्सीजन। ये NO है। ओके, और NO एक ही बात है। NO को रिएक्शन करनी थी, किससे रिएक्शन करनी थी? ओजोन से। ओजोन से रिएक्शन करके क्या बनानी थी? NO2 + O2। तो ये हमारे पास NO है। अब इसके पास आ रहा है कौन? ओजोन। कौन आ रहा है भैया? इसके पास ओजोन आ रहा है।
तो ओजोन के लिए, ओजोन में भी कौन होंगे, ओजोन में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होंगे तीनों, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के लिए ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हमारे पास आ गए। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये है, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, अब ओजोन में तो 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये ले लो और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ये हो गया, तो ये ओजोन हो गई हमारे पास। क्या हो गई हमारे पास, ओजोन हो गई। ओके, ये हमारे पास ओजोन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एन और ओजोन की टक्कर होगी और टक्कर से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है। तो मैं क्या करूं, इस ओजोन को ले जा करके, अगर अब टक्कर होगी तो क्या होगा, इसका एक ऑक्सीजन निकल करके और इस नाइट्रोजन से जुड़ेगा। ध्यान देना, ये एक ऑक्सीजन निकल करके कहां जुड़ना चाहिए, ये नाइट्रोजन के जुड़ना चाहिए। अगर ये ओजोन का मॉलिक्यूल इस साइड से आकर के टकरा जाए, इस साइड से आकर के टकरा गया, तो इस साइड से आकर के टकराया तो प्रोडक्ट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन जुड़ नहीं से रहा। लेकिन अगर यही आकर के इस साइड से टकरा गया तो बताओ उत्पाद बनेगा क्या, तो यहां से भी उत्पाद नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, अरे भाई इसमें इसलिए नहीं बनेगा कि नाइट्रोजन इसके ऑक्सीजन को तो लेगा, लेकिन साइड वाली ऑक्सीजन को लेगा, बीच वाली को क्यों लेगा वो, अरे साइड से बॉन्ड टूटेंगे ना पहले तो 1 बाई 1, इसलिए ये टक्कर भी सही नहीं है। लेकिन यही अगर इस साइड से आकर के टकराता है, साइड वाली ऑक्सीजन इससे आकर के टकराती है, तो उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। तो देखिए, इसके पास दहली ऊर्जा से ज्यादा थी, इसकी दहली ऊर्जा से ज्यादा थी, लेकिन ये इधर से टकराया उत्पाद नहीं बना, इधर से टकराया उत्पाद नहीं बना, ये जाकर के इस साइड से टकराया तो उत्पाद नहीं बना, लेकिन जब ये साइड से जाकर के और इस साइड से टकराता है तो उत्पाद बन जाता है। या फिर ये आकर के नीचे से इस साइड से आता है और यहां से टकराता है तो उत्पाद बन जाता है, क्योंकि इससे ये वाला इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इससे आपको पता चल गया कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन जब तक नहीं होगा, एक निश्चित दिशा से जब वो नहीं टकराएंगे, तब तक उत्पाद का निर्माण संभव नहीं है। तो नहीं है, सुन ली इस बात को, अच्छे से समझ लेना। कितने अवरोध पार करने पड़ेंगे अभिक्रिया होने के लिए, 2 अवरोध। पहले ऊर्जा प्रॉपर लेनी पड़ेगी, फिर अभिविन्यास सही करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया की दर को अगर बढ़ाना चाहते हो, ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, अगर आप अभिक्रिया के दर को या अभिक्रिया वेग को बढ़ाना चाहते हैं, जिसे हम dx/dt से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, आपको उस गैसियस मिश्रण में उन अणुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है सारे अणु टकराएंगे, लेकिन हर टक्कर तो उत्पाद बनेगी नहीं। वो टक्कर जो उत्पाद बनेगी वो प्रभावी टक्कर है, उसे सक्रिय अंश कहा जाता है। उन अणुओं को क्या कहा जाता है, सक्रिय अंश कहा जाता है। तो इसमें सक्रिय अंश ज्यादा होना चाहिए। सक्रिय अंश किसको बोलेंगे, जो उत्पाद बना सके। और कौन बनाएगा, जो दोनों अवरोध पार कर सके, जिसके पास दहली ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा भी हो और वो उचित अभिविन्यास से भी टकराते हो। तो यहां पे जो सक्रिय अंश है उसको मैं स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अभिक्रिया का वेग 2 कारकों के समानुपाती होगा, 2 कारकों के समानुपाती। लिख ली इस बात को आगे, संगट्टे सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग निम्न 2 कारकों के समानुपाती होगा। कितने कारकों के, 2 कारकों के। पहला कारक नोट कर दें, पहला कारक लिखें, अभिक्रिया मिश्रण में सक्रिय अंश के समानुपाती होगा। सक्रिय अंश से मतलब आप समझ नहीं पा रहे तो इसको भी वहां लिख दें, अभिक्रिया अभिकारक मिश्रण में सक्रिय अंश के समानुपाती होगा, अर्थात वे अणु जो उचित ऊर्जा व उचित अभिविन्यास रखते हो उनकी संख्या के समानुपाती, उस अंश के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ये एक तो F सक्रिय अंश हम लेंगे, इसके समानुपाती होगा। अब मान लो इसमें बहुत सारी अणुओं की ऊर्जा दहली ऊर्जा से ज्यादा है और वो सही अभिविन्यास वाले भी हैं, लेकिन वो टकराएंगे नहीं तो उत्पाद कहां से बनेगा। तो सक्रिय अंश भी होना चाहिए और वो टक्कर भी करनी चाहिए। तो वो जितने ज्यादा टकराएंगे, यानी संगठ्य आवर्ती जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वेग होगा। तो दूसरा कारक लिख ले, आपने लिखा इसमें कि संगट्टे सिद्धांत के अनुसार अभिक्रिया का वेग निम्न 2 कारकों के समानुपाती होता है। पहला कारक लिख दे सक्रिय अंश के समानुपाती, दूसरा कारक लिख दे
संगठ्य आवर्ती के समानुपाती। अगर आप वेग बढ़ाना चाहते हैं तो या तो संगठ्य आवर्ती बढ़ा दीजिए या सक्रियंश बढ़ा दीजिए। अब जब ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा, तो इनमें संगठ्य आवर्ती बढ़ने से बढ़ेगा या सक्रियंश बढ़ने से बढ़ेगा, यह अब हम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि ताप बढ़ाने से Z ज्यादा बढ़ता है या F ज्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आप कोलिजन थ्योरी को समझ पाए होंगे। बहुत सिंपल थ्योरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत छोटी छोटी और महत्वपूर्ण इसमें सूचनाएं आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, आपने वो सारी ली होगी। इसी तरीके से आप पढ़ते रहें। आगे भी कोई भी समस्या हो तो हम लोग पूरी TCI की टीम आपके साथ है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम को आप दिए गए लिंक के थ्रू, जो भी लिंक आपको व्हाट्सएप का या अपने ऐप का जो आप प्रोवाइड करवाया गया उसके थ्रू आप सेंड कर सकते हैं।